बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो चेक देने वाले के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है, चेक लेते हुए किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखना चाहिए और अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो FIR करवाने का तरीक़ाकार क्या है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब भी किसी शख्स से चेक वसूल करने लगें तो कोशिश करेंगे चेक आपकी मौजूदगी में हो। आप चेक बाय नेम लें, उसके ऊपर डेट सही तौर पर लिखी गई हो, अमाउंट दुरुस्त लिखी गई हो, सिग्नेचर आपकी मौजूदगी में हो, क्योंकि चेक हमेशा किसी न किसी ऑब्लिगेशन को, ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए होता है, कर्ज़ की अदायगी के लिए होता है। और अगर डिसऑनर हो जाए तो चेक देने वाले के ख़िलाफ़ FIR का अंदराज भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहली बात जो मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि चेक कोशिश करें कि आप अपनी मौजूदगी में लें, और जब भी चेक लें तो इसमें इस बात को भी मद्देनज़र रखें कि चेक के ऊपर ओवर राइटिंग ना की गई हो, किसी किस्म की कोई कटिंग ना की गई हो, चेक की बैक पे कोई इस तरह की कोई तहरीर दर्ज ना की गई हो जिस तरह का कोई गारंटी चेक वगैरह लिखा गया हो। इस तरह अगर जब कोई भी शख्स आपको चेक देता है और चेक जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं बैंक के अंदर, अगर वो डिसऑनर हो जाए तो बैंक उसके चेक के ऊपर आपको स्लिप लगा कर दे देगा। स्लिप लगाने के बाद आप उस चेक की बाबत उस मुलज़िम के ख़िलाफ़ FIR का अंदराज करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंतहाई अहम और ज़रूरी बात जो मद्देनज़र रखने वाली है वो ये है कि जो भी चेक के ऊपर डेट लिखी गई हो, आपने वो चेक 6 महीने के अंदर अंदर अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है या अपने बैंक के अंदर उसको प्रेजेंट करना है, क्योंकि 6 महीने गुजरने के बाद अगर आप उसको बैंक में पेश करेंगे तो बैंक आपको उसके ऊपर स्लिप लगा कर नहीं देगा। ना ही बैंक आपको स्लिप लगा कर देगा, ना ही उस चेक की बाबत आप किसी किस्म की ना तो फौजदारी कार्रवाई कर सकते हैं, ना दीवानी कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब कि चेक की बाबत आप बिल्कुल अपने राइट्स को खो देंगे। आप FIR का अंदराज भी नहीं करवा सकते और ना ही जो चेक के ऊपर मेंशन अमाउंट है उसकी रिकवरी के लिए आप सेशन कोर्ट के अंदर दावा दायर कर सकते हैं। अब यहाँ चूंकि ये मैंने दो बातों का जिक्र किया, एक तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का और एक सिविल प्रोसीडिंग का। इसमें एक बात तो ये है कि जब भी कोई चेक डिसऑनर हो जाता है किसी भी वजह से, तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ डिसऑनेस्टी की बुनियाद पर, यानी कि चेक देने वाले की नीयत आपकी रकम अदा करने की नहीं थी, सिर्फ उस डिसऑनेस्टी की बुनियाद पर आप उसके खिलाफ FIR का अंदराज करवाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी भी शख्स के खिलाफ FIR का अंदराज हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। FIR का अंदराज करवाना एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग है और पैसे वसूल करना एक सिविल प्रोसीडिंग है। FIR का अंदराज सिर्फ उसकी डिसऑनेस्टी की बुनियाद पर और कैश अमाउंट की रिकवरी के लिए आप सेशन कोर्ट के अंदर एक दावा दायर करेंगे जो कि समरी प्रोसीडिंग होगी और उसको एज सून कोर्ट जो है उसको डिसाइड करेगी और आपके पैसे रिकवर करके देगी। यहाँ आप ये बात क्लियर हो गई कि FIR का अंदराज करवाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। पैसे की वसूली के लिए आपको अलहदा से एक अदालत के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर दावा दायर करना पड़ेगा। अब इसमें दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि अक्सर ये होता है कि जब भी कोई चेक डिसऑनर हो जाए तो आप सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आप एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 30 के तहत एक लीगल नोटिस दें, क्योंकि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि लीगल नोटिस नहीं देते, वैसे ही एक अंदराज मुकदमा की एप्लीकेशन बना के मुतल्लिका SHO को सबमिट कर देते हैं। इसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि आपने सेक्शन 30 का एक नोटिस देना है जिसमें आपने वो तमाम डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि मैंने फ़लाँ बंदे से फ़लाँ ज़िमन में फ़लाँ रकम लेनी थी, उसने मुझे एक चेक दिया, फ़लाँ बैंक का दिया, फ़लाँ अमाउंट का दिया, फ़लाँ डेट का दिया, तो आप मुझे 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर वो पैसे वापस कर दें, वरना मैं आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा, FIR का अंदराज करवाऊंगा और आपके खिलाफ जो भी सिविल प्रोसीडिंग है वो करूंगा। सेक्शन 30 का नोटिस देने के बाद आप एक अंदराज मुकदमा की एप्लीकेशन मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में देंगे। अब ये स्टेशन हाउस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर FIR का अंदराज करे, क्योंकि डिसऑनर चेक हो जाने के बाद ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाएगा, यानी कि ये काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म बन जाएगा और स्टेशन हाउस ऑफिसर सेक्शन 154 CRPC के तहत इस बात का पाबंद है कि वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर FIR का अंदराज करे। लेकिन अगर वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर FIR का अंदराज नहीं करता तो फिर आपके पास दूसरा फोरम ये बचता है कि आप उससे हायर ऑफिसर्स जो हैं
उनमें से किसी एक को आप एप्लीकेशन गुजारें। उसमें एसपी भी हो सकता है, एसएसपी भी हो सकता है, एसपी कंप्लेंट सेल हो सकता है। लेकिन आजकल चूंकि एसपी कंप्लेंट सेल इस हवाले से बना हुआ है कि आपने स्टेशन हाउस ऑफिसर को एप्लीकेशन दी, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एफआईआर का अंदराज नहीं हुआ, तो आप ऊपर वाला एक फोरम इस्तेमाल करेंगे। आप एसपी कंप्लेंट सेल के पास एप्लीकेशन देंगे और कहेंगे कि जी मेरे साथ ये मामला हुआ, मैंने स्टेशन हाउस ऑफिसर को, एसएचओ को एप्लीकेशन दी, लेकिन मेरी दरखास्त के ऊपर एफआईआर का अंदराज नहीं किया गया, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप मेरी दरखास्त के ऊपर एफआईआर के अंदराज का हुक्म सादर फरमाएं। अगर फर्ज करेंगे आपकी एसएचओ की एप्लीकेशन देने के बावजूद और एसपी कंप्लेंट सेल को एप्लीकेशन देने के बावजूद आपकी दरखास्त के ऊपर एफआईआर का अंदराज नहीं होता, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आपने जो स्टेशन हाउस ऑफिसर को यानी कि एसएचओ को एप्लीकेशन दी होती है उसकी एक रसीद लेनी है, जो एसपी कंप्लेंट सेल को एप्लीकेशन देनी है उसकी एक रसीद लेनी है। आपने एक पटिशन तैयार करके किसी भी वकील साहब के जरिए अंदराज मुकदमा की सेक्शन 22A 22B सीआरपीसी के तहत आपने एक पटिशन तैयार करवानी है, बिल्कुल उसी स्टोरी के मुताबिक जो आपने पहले एप्लीकेशन एसएचओ को दी है और एसपी कंप्लेंट सेल को दी है, और साथ जो एप्लीकेशन दी हैं और एप्लीकेशन देने के बाद आपने रसीदें ली हैं उनको आपने अपनी पटिशन के साथ अटैच करना है और एक सेशन जज साहब के पास, जिसके पास जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात होते हैं, आपने अपनी पिटीशन वहाँ दायर कर देनी है और आपने वहाँ आर्गूमेंट्स करने हैं कि मैंने ये फ़लाँ बंदे से पैसे लेने थे, उसने मुझे ये चेक दिया, और उसकी ओरिजिनल कापी आपने जस्टिस ऑफ पीस के सामने पेश कर देनी है। तो इसमें मोस्टली तो ये होता है कि जस्टिस ऑफ पीस आपके आर्गूमेंट सुनने के बाद एफआईआर के अंदराज का हुक्म जारी कर देते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा ना भी समझे मुनासिब तो आपकी एप्लीकेशन को खारिज भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली एफआईआर के अंदराज का ऑर्डर मिल जाता है। सिर्फ उस सूरत में ऑर्डर नहीं मिलता मोस्टली जब ये बात सामने आ जाए कि चेक कोई चोरी शुदा था या कोई अदरवाइज मामला थे या पेमेंट हो चुकी हुई है, ये बंदा बिला वजह ब्लैकमेल करने के लिए एफआईआर का अंदराज करवाना चाहता है, या ये बात सामने आ जाए कि चेक के ऊपर जो लिखी हुई तारीख है उसके 6 महीने के बाद जो इसको बैंक के अंदर पेश किया गया और बैंक ने इसके ऊपर स्लिप वगैरह लगा के दे दी, तो अदालत सिर्फ इन सूरत हाल में आपकी पिटीशन के ऊपर एफआईआर के अंदराज का ऑर्डर नहीं करेंगे। लेकिन आम तौर पर जब आप 22A 22B सीआरपीसी के तहत डिसऑनर ऑफ चेक के हवाले से पिटीशन लेके जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएंगे तो आपकी पिटीशन एक्सेप्ट की जाएगी और एफआईआर का अंदराज हो जाएगा। तो जब अदालत की तरफ से पिटीशन एक्सेप्ट हो जाए तो आपने उस पिटीशन की टेस्टेड मुसद्दका कापी लेके स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास जाके सबमिट करनी है और रिटन फॉर्म के अंदर अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आपने ये लिखना है कि आपने एक पिटीशन सेशन जज साहब के पास, जस्टिस ऑफ पीस साहब के पास दायर की थी, वहाँ से ये ऑर्डर मिला है कि आप इस एप्लीकेशन के ऊपर एफआईआर का अंदराज कर दें। तो स्टेशन हाउस ऑफिसर सेशन जज साहब का हुक्म मिलने के बाद एफआईआर का अंदराज कर देगा। लेकिन अगर फिर भी वो एफआईआर का अंदराज नहीं करता तो आप वंस अगेन सेशन जज साहब के पास फिर एक दफ़ा पिटीशन लेके चले जाएंगे। इसको आम तौर पे कहा जाता है तौहीन अदालत की कार्रवाई या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन दरअसल ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होती। ये एक आपने कंप्लाइंस जो पहले ऑर्डर हो चुका है उसकी कंप्लाइंस के लिए आपने कोर्ट के अंदर दोबारा पिटीशन फाइल करनी है, जिसमें आपने ऑनरेबल जज साहब से ये रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट फरमाया, स्टेशन हाउस ऑफिसर को हदायत फरमाई कि इसमें एफआईआर का अंदराज किया जाए, लेकिन आपके ऑर्डर के बावजूद वो एसएचओ मेरी दरखास्त के ऊपर एफआईआर का अंदराज नहीं कर रहा। तो वंस अगेन सेशन जज साहब इसमें एसएचओ को तलब फरमा लेंगे और उसको वंस अगेन डायरेक्शन देंगे कि आप इसकी एफआईआर का अंदराज करें और इसकी एफआईआर की कॉपी मेरे सामने पेश करें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आपने एफआईआर का अंदराज कर दिया है। तो ये एक मुख्तसर सी डिस्कशन थी डिसऑनर ऑफ चेक के हवाले से कि अगर आप किसी से चेक लेते हैं तो आपने किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखना है। चेक डिसऑनर होने के बाद आपने एक लीगल नोटिस देना है चेक जारी करने वाले को सेक्शन 30 के तहत, और उसके बाद आपने एसएचओ का फॉर्म इस्तेमाल करना है, एसपी कंप्लेंट सेल का फॉर्म इस्तेमाल करना है, जस्टिस ऑफ पीस का फॉर्म इस्तेमाल करना है। और अगर जस्टिस ऑफ पीस साहब आपकी पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं फरमाते तो आप पिटीशन में हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप अंदराज मुकदमा की डायरेक्शन ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मज़ीद आगाही हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।